मुख्य रूप से साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, संरचित या मानकीकृत एवं असंरचित या अमानकीकृत। यह अंतर इस बात पर आधारित होता है कि हमने साक्षात्कार के पहले कैसी तैयारी की है। चूंकि हमें साक्षात्कार के समय प्रश्न पूछने होते हैं, इसलिए प्रश्नों की सूची पहले से ही बना लेना आवश्यक होता है। इस सूची को साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। संरचित साक्षात्कार उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न स्पष्ट रूप से अनुसूची में एक क्रम में लिख लिए जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नों की शब्दावली में अथवा उनके प्रश्न पूछे जाने के क्रम में कोई परिवर्तन करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। कतिपय दशाओं में उन प्रश्नों की प्रतिक्रियाएं भी पहले से ही उल्लिखित रहती हैं। उन्हें अमुक्त प्रश्न कहते हैं। इसके विपरीत असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता पूछे जाने वाले प्रश्नों की शब्दावली तथा प्रश्नों के पूछे जाने के क्रम में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र होता है। चूंकि प्रतिक्रियाएं पूर्व उल्लिखित नहीं होती है, इसलिए प्रतिक्रियादाता जैसा चाहता है वैसा उत्तर देता है। इनको मुक्त प्रश्न कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के स्तर में के संबंध में जानना चाहता है तो वह पूछता है कि आप कितने प्रसन्न हैं। प्रतिक्रियादाता जैसे चाहे वैसे उत्तर दे सकता है। किसी साक्षात्कार में प्रतिभागियों की निम्न संयुक्तियां साक्षात्कार दशा में हो सकती हैं। व्यक्ति से व्यक्ति, इस दशा में एक साक्षात्कारकर्ता किसी एक व्यक्ति का साक्षात्कार करता है। व्यक्ति से समूह, इस दशा में एक साक्षात्कारकर्ता व्यक्तियों के एक समूह का साक्षात्कार करता है। इसका एक भिन्न रूप फोकस समूह विमर्श होता है। समूह से व्यक्ति, यह एक ऐसी दशा होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ताओं का एक समूह किसी एक व्यक्ति का साक्षात्कार करता है। जब आप नौकरी के लिए कोई साक्षात्कार देने जाते हैं तो आपको इस प्रकार के साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है। समूह से समूह, ऐसी दशा में साक्षात्कारकर्ताओं का एक समूह साक्षात्कारदाताओं के एक समूह का साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार करना एक कौशल है जिसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक कुशल साक्षात्कारकर्ता यह जानता है कि प्रतिक्रियादाता को कैसे सहज रखकर इष्टतम उत्तर प्रदान किया जाता है। व्यक्ति जिस प्रकार उत्तर देता है उसके प्रति साक्षात्कारकर्ता संवेदनशील रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिक सूचना देने के लिए खोजबीन करता है। यदि प्रतिक्रियादाता अस्पष्ट उत्तर देता है तो साक्षात्कारकर्ता उससे उपयुक्त एवं मूर्त उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। साक्षात्कार सूचनाओं की गहराई से प्राप्त करने में सहायता करता है। यह परिस्थितियों के अनुसार लचीला एवं अनुकूलित होता है और इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब कोई अन्य विधि संभव अथवा पर्याप्त नहीं हो। इसका उपयोग बच्चों के लिए तथा अशिक्षितों के लिए भी किया जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता जान सकता है कि क्या प्रतिक्रियादाता प्रश्नों को समझता है अथवा दोहराने या किसी दूसरे से कहने की आवश्यकता है। यद्यपि साक्षात्कार में समय लगता है, प्रायः किसी एक व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने में 1 घंटे का अथवा अधिक समय लग सकता है, जो लागत प्रभावी नहीं हो सकता। प्रश्नावली सर्वेक्षण, प्रश्नावली सूचना प्राप्त करने की सबसे प्रचलित साधारण बहुमुखी तथा अल्प लागत वाली आत्म संवाद विधि है। इसमें एक पूर्व निर्धारित प्रश्नों का समुच्चय होता है। प्रतिक्रियादाता को प्रश्न पढ़ना पड़ता है और कागज पर उत्तर लिखना पड़ता है, ना कि साक्षात्कारकर्ता को मौखिक उत्तर देना होता है। यह लगभग अति संरचित साक्षात्कार के जैसा होता है। प्रश्नावली को व्यक्तियों के एक समूह में वितरित किया जा सकता है जो प्रश्न के उत्तर देते हैं और अनुसंधानकर्ता को लौटा देते हैं, अथवा उत्तर डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। प्रायः प्रश्नावली में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, मुक्त एवं अमुक्त। मुक्त प्रश्नों में प्रतिक्रियादाता कुछ भी उत्तर दे सकता है जो वह ठीक समझता है। अमुक्त प्रश्नों में प्रश्न तथा उसके संभावित उत्तर दिए गए होते हैं तथा प्रतिक्रियादाता को सही उत्तर का चुनाव करना होता है। अमुक्त प्रश्नों की प्रतिक्रियाओं के उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं जैसे हाँ, नहीं, सही, गलत, बहुविकल्प अथवा मापनियों को उपयोग आदि। मापनियों के संबंध में एक कथन दिया रहता है और प्रतिक्रियादाता अपना मत 3 अंक सहमत, अनिर्णय, असहमत अथवा 5 अंक अत्यधिक सहमत, सहमत, अनिर्णय, असहमत, अत्यधिक असहमत अथवा सप्त अंक, 9 अंक, 11 अंक, 13 अंक मापनियों पर देता है। कुछ स्थितियों में प्रतिक्रियादाता अपनी पसंद के क्रम में बहुत सी चीज़ों को कोटियों में प्रस्तुत करता है। प्रश्नावली का उपयोग पृष्ठभूमि संबंधी एवं जनांकिकीय सूचनाओं, भूतकाल के व्यवहारों, अभिवृत्तियों एवं अभिमतों, किसी विषय विशेष के ज्ञान तथा व्यक्तियों की प्रत्याशाओं एवं आकांक्षाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। कभी कभी सर्वेक्षण डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर भी किया जाता है। डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली की समस्या यह होती है कि लोगों से प्रतिक्रियाएं कम मिल पाती हैं। दूरभाष सर्वेक्षण, सर्वेक्षण दूरभाष टेलीफोन द्वारा भी किए जाते हैं और आजकल मोबाइल फोन पर SMS संक्षिप्त संदेश सेवा SMS द्वारा विचारों को जानने के कार्यक्रम आप देखे होंगे।
दूरभाष सर्वेक्षण में कम समय लगता है चूंकि प्रतिक्रियादाता साक्षात्कारकर्ता को नहीं जानता, इसलिए प्रतिक्रियादाताओं में असहयोग, अनिच्छा तथा सतही उत्तर देने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। एक संभावना और है कि प्रतिक्रियादाता प्रतिक्रिया न देने वाले से आयु, लिंग, आय स्तर, शैक्षिक स्तर आदि में भिन्न हो सकते हैं। उससे अभिन्न परिणाम मिलने को की संभावना बनी रहती है। प्रेक्षण विधि की चर्चा पहले की गई है। सर्वेक्षण करने हेतु इस विधि का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक विधि के अपने लाभ एवं सीमाएं हैं। शोधकर्ता को किसी विधि विशेष का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सर्वेक्षण विधि के कई लाभ हैं। प्रथम, हजारों व्यक्तियों में शीघ्रतापूर्वक एवं दक्षतापूर्वक सूचनाएं संग्रहित की जा सकती हैं। द्वितीय, चूंकि सर्वेक्षण शीघ्रता से किया जा सकता है, इसलिए नए मुद्दे के उत्पन्न होने के साथ ही उन पर जनमत प्राप्त किया जा सकता है। सर्वेक्षण की कुछ सीमाएं भी हैं। प्रथम, लोग गलत सूचनाएं दे सकते हैं। वे ऐसी स्मृति की गड़बड़ी से कर सकते हैं अथवा वे शोधकर्ता को यह नहीं बताना चाहते कि किसी मुद्दे पर उनके वास्तविक विचार क्या हैं, वे कैसा विश्वास करते हैं। द्वितीय, लोग कभी कभी वैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं जैसा शोधकर्ता जानना चाहता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल्यांकन प्रारंभ से ही मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न मानवीय विशेषताओं जैसे बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य, शैक्षिक उपलब्धि आदि के मूल्यांकन हेतु विभिन्न परीक्षणों का निर्माण किया। इन परीक्षणों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कार्मिक चयन, स्थानन, प्रशिक्षण, निर्देशन, निदान आदि के लिए तथा विविध संदर्भों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, निर्देशन, क्लिनिकल, उद्योगों, रक्षा संस्थानों तथा अन्य में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को किया है? याद किया तो आपने देखा होगा कि एक परीक्षण में बहुत से प्रश्न होते हैं जिन्हें अपनी संभावित प्रतिक्रियाओं के साथ एकांश कहा जाता है, जो किसी मानव विशेषता या गुण विशेष से संबंधित होते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जिस विशेषता के लिए परीक्षण की रचना की गई है उसको स्पष्ट रूप से तथा बिना किसी अर्थद्वंद के परिभाषित किया जाना चाहिए तथा सभी एकांश प्रश्न उसी विशेषता से संबंध होने चाहिए। आपने यह भी देखा होगा कि परीक्षण किसी आयु वर्ग विशेष के लोगों के लिए होता है। प्रश्नों का उत्तर देने की निश्चित समय सीमा हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती। तकनीकी रूप से मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज एवं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव उपकरण होते हैं जिसका उपयोग मानसिक अथवा व्यवहार परक विशेषताओं के संबंध में किसी व्यक्ति की स्थिति के मूल्यांकन में करते हैं। इस परिभाषा में दो बातें अति ध्यातव्य हैं: वस्तुनिष्ठता एवं प्रमाणीकरण। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी का संबंध इस बात से होता है कि यदि दो या दो से अधिक अनुसंधानकर्ता एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को एक ही समूह के सदस्यों को दे तो दोनों ही समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए लगभग एक ही प्रकार के मूल्य दिखाई देने चाहिए। किसी भी परीक्षण के एकांशों की शब्दावली ऐसी होनी चाहिए कि वह विभिन्न पाठकों को समान अर्थ का बोध कराएं। साथ ही परीक्षण का उत्तर देने वाले व्यक्ति के लिए एकांशों का उत्तर देने संबंधी निर्देश का पहले ही उल्लेख करना चाहिए। परीक्षण को देने की प्रक्रिया जैसे पर्यावरणीय दशाएं, समय सीमा, देने की रीति, वैयक्तिक अथवा सामूहिक का भी उल्लेख होना चाहिए तथा प्रतिक्रियादाताओं की प्रतिक्रियाओं की गणना की विधि का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। परीक्षण की रचना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है तथा इसके कुछ चरण हैं। इसके अंतर्गत एकांशों के विस्तृत विश्लेषण तथा समग्र परीक्षण की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वैधता, वैलिडिटी एवं मानकों, नॉर्म्स के आकलन आते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांकों की संगति से। उदाहरण के लिए, आप विद्यार्थी के एक समूह को एक परीक्षण आज दीजिए तथा कुछ समय के बाद, मान लें 20 दिन बाद, उन्हीं विद्यार्थियों को वही परीक्षण पुनः दीजिए। परीक्षण के विश्वसनीय होने पर दोनों अवसरों पर विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लाभांकों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम परीक्षण पुनः परीक्षण, टेस्ट रीटेस्ट विश्वसनीयता की गणना कर सकते हैं, जो कालिक स्थिरता, काल आधारित परीक्षण लाभांक की स्थिरता की द्योतक है। विश्वसनीयता की गणना कर सकते हैं जो कालिक स्थिरता, काल आधारित परीक्षण लाभांक की स्थिरता का द्योतक है। उन्हीं व्यक्तियों पर प्राप्त लाभांकों के दो समुच्चय के मध्य सहसंबंध गुणांक प्राप्त करके उनकी गणना की जाती है। दूसरी प्रकार की परीक्षण विश्वसनीयता को विभक्त स्प्लिट हाफ विश्वसनीयता कहते हैं। यह परीक्षण की आंतरिक संगति की मात्रा का संकेत देती है। यह इस मान्यता पर आधारित होती है कि दूसरे से सहसंबंधित होना चाहिए। यदि वे अलग क्षेत्र में होंगे जैसे सेब एवं नारंगी तो वे सहसंबंधित नहीं होंगे। आंतरिक संगति ज्ञात करने के लिए परीक्षण को
दो समान भागों में विषम सम विधि एकांश 1-3-5 एक समूह में तथा एकांश 2-4-6 दूसरे समूह में द्वारा बांट दिया जाता है तथा विषम सम एकांशों पर प्राप्त लाभदायकों के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है। परीक्षण के उपयोग योग्य होने के लिए उसकी वैधता भी आवश्यक है। वैधता का संबंध इस प्रश्न से कि क्या परीक्षण उस चीज का मापन कर रहा है जिसका कि वह मापन करने का दावा करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक गणितीय उपलब्धि परीक्षण की रचना की है तो क्या परीक्षण गणितीय उपलब्धि का मापन कर रहा है अथवा भाषा दक्षता का। अंतिम रूप से कोई परीक्षण प्रमाणिक परीक्षण तब होगा जब वह परीक्षण के लिए मानक विकसित कर लिए जाते हैं। जैसा कि पूर्व में वर्णित है कि मानक समूह का सामान्य अथवा औसत निष्पादन होता है। परीक्षण विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को दिया जाता है। उनकी आयु, लिंग, आवास स्थान आदि के आधार पर औसत निष्पादन मानक सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। इससे एक विद्यार्थी के निष्पादन की समूह के अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना करने में सहायता मिलती है। इससे किसी परीक्षण पर व्यक्तियों के प्राप्त लाभांक की व्याख्या करने में भी सहायता मिलती है। परीक्षण के प्रकार। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण भाषा, उसकी देने की रीति तथा जटिलता के स्तर पर किया जाता है। भाषा के आधार पर वाचिक वर्बल, अवाचिक नॉन वर्बल तथा निष्पादन परफॉर्मेंस परीक्षण होते हैं। वाचिक परीक्षणों के लिए साक्षरता आवश्यक होती है क्योंकि एकांश किसी भाषा में लिखे हो जाते हैं। अवाचिक परीक्षणों में एकांश प्रतीकों अथवा चित्रों द्वारा बनाए जाते हैं। निष्पादन परीक्षणों में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक क्रम में रखना होता है। देने की रीति के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को व्यक्तिक इंडिविजुअल अथवा समूह ग्रुप परीक्षणों में विभाजित किया जाता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा व्यक्तिक परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, जबकि समूह परीक्षण अनेक विद्यार्थियों को एक साथ ही दिया जाता है। व्यक्तिक परीक्षणों में अनुसंधानकर्ता आमने सामने परीक्षण बांटता है तथा परीक्षार्थी के सामने बैठकर प्रतिक्रियाएं नोट करता है। समूह परीक्षण में एकांशों के उत्तर देने के निर्देश आदि परीक्षण पर लिखे होते हैं, जिसे परीक्षार्थी पढ़ता है तथा उसी के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देता है। परीक्षण देने वाला पूरे समूह को निर्देश की व्याख्या करता है। व्यक्तिगत परीक्षणों में अधिक समय लगता है, परंतु बच्चों तथा भाषा न जानने वालों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का यह उत्तम तरीका है। समूह परीक्षण देना सरल होता है तथा इनमें समय भी कम लगता है। यद्यपि प्रतिक्रियाओं की कुछ सीमाएं होती हैं। प्रतिक्रियादाता प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त अभिप्रेरित नहीं हो सकता और झूठी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण गति एवं शक्ति पावर परीक्षण के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। गति परीक्षण का एक समय सीमा होती है जिसमें परीक्षार्थी को सभी एकांशों का उत्तर देना होता है। ऐसा परीक्षण व्यक्ति का मूल्यांकन उसके द्वारा एकांशों के सही उत्तर देने के लिए समय के आधार पर किया जाता है। गति परीक्षण में प्रत्येक एकांश की जटिलता की सीमा समान होती है। दूसरी ओर शक्ति परीक्षण में व्यक्ति को अंतर्निहित योग्यता अथवा शक्ति का मूल्यांकन उसे पर्याप्त समय देकर किया जाता है, अर्थात इन परीक्षणों की कोई समय सीमा नहीं होती। एक शक्ति परीक्षण में एकांशों को जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति छठे एकांश का हल करने में असमर्थ है तो आगे के एकांशों को हल करने में कठिनाई होगी। यद्यपि शुद्ध रूप से गति परीक्षण अथवा शक्ति परीक्षण निर्माण कठिन होता है। अधिकांश परीक्षण गति एवं शक्ति परीक्षण के मिले जुले रूप में होते हैं। चूंकि परीक्षण प्रयास अनुसंधानों एवं लोगों के विषय में निर्णय लेने के लिए किया जाता है, इसकी परीक्षणों का चयन एवं उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। परीक्षणकर्ता अथवा निर्णय करने वाले व्यक्ति को किसी एक ही परीक्षण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। परीक्षण प्रदत्तों में व्यक्ति की पृष्ठभूमि, रुचियों तथा पूर्व के निष्पादन के संबंध में सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए।